Hello, good morning to all of you. ओके, तो आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है, चलेगा। तो ओके, तो हम लोग कर रहे थे सर्कस चैप्टर। तो ये आज खत्म हो जाएगा और पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा, है ना? और कोशिश करते हैं कि ये वीक में कोनिक सेक्शन खत्म हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। इसका क्या मतलब है? ये हो गया क्या? कहाँ तक हुआ था अपना? ये हो गया था कि नहीं? चल ले लेते, नहीं तो मेरे को जहां तक ध्यान है अगला तो आना ही है। हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया था, पर फिर भी देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है ना, एक स्टैंडर्ड सर्कल दे रखा है और कभी भी जब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना, तो देख लो वो किन कंडीशंस में बना था, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, प्रूफ के अंदर ही फंस जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना कि प्रूफ अगर कोई किया है, कोई सॉल्विंग की है, तो किन कंडीशंस पे की है। तो यहाँ पे टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा का मतलब है अल्फा पॉइंट पर। अल्फा पॉइंट का मतलब है कि स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा वो पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बीटा, तो उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट और वो इंटरसेक्ट करेगी। सिर्फ इंटरसेक्ट किस केस में नहीं करेगी, जब पैरेलल होंगी। तो पैरेलल तो वैसे ही पता चल जाएगा, स्लोप्स आर इक्वल या फिर एसेंट्रिक है, ये एंगल्स का डिफरेंस पाई है, एंगल्स का डिफरेंस पाई है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने x1 y1 मान लिया। तो x1 y1 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो मैथ्स में क्या होता है ना, एक चीज बहुत काम करती है, एक ही चीज को दो अलग तरीके से लिखो और फिर बोलो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। एक ही चीज को दो अलग तरीके से लिखो और फिर बोलो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो ये जो ए बी है, वो ए बी पी के रेस्पेक्टिव कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ए बी एक कॉर्ड है अल्फा बीटा से पास होने वाली। ए बी एक कॉर्ड है अल्फा बीटा से पास होने वाली। यार अपन ने लास्ट टॉपिक क्या किया था? ये नहीं कराया था मैंने लास्ट। डायरेक्टर सर्कल करा दिया था, पावर पॉइंट हुआ था, डायरेक्टर सर्कल हुआ था।
कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट वगैरह हुआ था क्या? एक मिनट में चेक करता लास्ट टाइम क्या कराया था मैंने। लास्ट लेक्चर कब हुआ था? 12 तारीख को। हाँ, जनरल में डायरेक्टर सर्कल कराया था। ठीक है, चलेगा। जनरल में डायरेक्टर सर्कल हुआ था। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज बहुत काम करती है। एक ही चीज को दो अलग तरीके से निकालो और फिर बोलो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग, बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो यहाँ पे जो ए बी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू पी x1 y1। तो उसकी इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0, तो यानी x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और वही ए बी कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा है, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। तो वो आ जाएगा x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो होगा क्या कि बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग, बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो कैसे कंपेयर करते हैं? x का कोफिशिएंट, तो x1 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू y1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है जबकि यहाँ पे कांस्टेंट राइट साइड में है। तो दोनों को सेम सिचुएशन में करते हैं, तो ठीक है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और a cos a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, यूजफुल है, ये काफी जगह यूज भी होता है। तो नेक्स्ट है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। नेक्स्ट है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। तो होता क्या है, एक सर्कल दे रखा है, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो मैं स्टैंडर्ड के लिए बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हो क्या रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होती है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होती है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास होती है। तो होगा क्या, इन सारी कॉर्ड में से एक कॉर्ड है जो लॉन्गेस्ट है और एक है शॉर्टेस्ट है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो डायमीटर है, मतलब सेंटर से पास करेगी। और जो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है वो उस समय जब पॉइंट उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, जब वो पॉइंट कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो ये सिर्फ एक ही होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू s1। t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर। s1 मतलब पॉइंट को रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर उसके बाद जो सॉल्विंग करनी करो, पर t इक्वल टू s1।
और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वहां पर भी सेम है। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि अगर सर्कल दे रखा है और बाहर एक पॉइंट है, उससे सर्कल पे दो टेंजेंट जाती हैं, उससे सर्कल पे दो टेंजेंट जाती हैं, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी x1, y1। तो इसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, y स्क्वायर की जगह y1 कांस्टेंट एज इट इज। सिमिलरली पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी एंड पीबी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी एंड पीबी। तो वो आ जाएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस मतलब कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एस वन मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टी स्क्वायर, टी मतलब टेंजेंट की तरह है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और कांस्टेंट एज इट इज का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ये जनरल सर्किल पे भी लिखा जा सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके चारों के केस में भी लिखा जा सकता है, उनमें भी सेम है। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सर्किल के क्वेश्चन जो है वो हमेशा इक्वेशन से किए जाए, कभी कभी ज्योमेट्री से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जैसे ये एक सर्किल दे रखा है, ये इसके टेंजेंट है और ये इसकी टेंजेंट है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। नेक्स्ट ये P पॉइंट x1, y1, सर्कल का इक्वेशन जनरल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये a और b, ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी। सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस निकाल सकते हैं, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गई, तो रेडियस आ जाएगी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा रूट S1। तो हमें ये सब चीजें पता है। अब आता है क्या क्या करना है। तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो PAB ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैं PAB ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ हाफ बेस इनटू हाइट। तो सेंटर ऑफ P को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैंने ये पॉइंट का नाम दे दिया M, तो बेस हो गया AB, हाइट हो गई PM। तो बस मुझे AB और PM की लेंथ मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? मैंने इसको थीटा माना, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल PAM कंसीडर करता हूँ, ये थीटा है, ये लेंथ है, तो PM कितना हो जाएगा? L cos थीटा, और AM हो जाएगा L sin थीटा। तो हाफ AB हो जाएगा AM का डबल, तो 2L sin थीटा, PM हो जाएगा L cos थीटा। तो 2 कैंसिल हो गया, तो L स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बताइए कि sin थीटा cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो अब दूसरा ट्रायंगल PAC, तो PAC ऐसा होगा, ओके, AC रेडियस है, PA लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PC निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर पता है और P पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो मैं D मान लेता हूँ, और ये थीटा एंगल था, तो मुझे चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है? D, यानी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो साइन थीटा हो गया आर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा हो जाएगा एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सेकेंड है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट।
लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इस डायग्राम में लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन होगी, AB और AB अपन ने निकाला था 2am, ये वाले डायग्राम में 2am, तो 2am हो जाएगा 2l sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू निकाल चुके हम r अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। थर्ड है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो कौन से क्वाड्रिलेटर के एरिया की बात कर रही है, PACB, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो डबल हो जाएगा, तो डबल द एरिया ऑफ PAC। तो क्वाड्रिलेटरल PACB का एरिया निकालना है, वो 2 टाइम्स ट्रायंगल PAC का एरिया होगा, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो R इंटू एल, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा R इंटू एल। फोर्थ है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने क्या किया है, मैंने इसको थीटा माना है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा इसका डबल यानी 2 थीटा, तो इसका मतलब ये 2 थीटा पूछ रहा है, तो tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा कैसे निकालेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल ACP, ये R ये L और R ये थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R अपॉन L, तो R अपॉन L अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो 2 थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्या बोल रहा है, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग PAB, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग PAB। तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग PAB वो C से भी पास होगा, तो यानी PACB आर कॉन्साइक्लिक। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो PACP ये क्वाड्रिलेटरल है, तो कभी भी ध्यान में रखो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें अपोजिट एंगल 90 डिग्री है, तो वो कॉन्साइक्लिक होगा, अपोजिट एंगल 90 डिग्री है तो वो कॉन्साइक्लिक होगा। एक दूसरा चीज, ये इसकी डायमीटर होगी, तो कभी भी ध्यान में रखो क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल अगर अपोजिट एंगल 90 डिग्री आ गए तो वो कॉन्साइक्लिक होगा और ये वाली डायमीटर होगी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि PACB आर कॉन्साइक्लिक, तो PACB आर कॉन्साइक्लिक एंड PC इज डायमीटर। तो अगर डायमीटर के एंड दे रखे तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो डायमीटर के एंड्स पता चल गए तो सर्कल की इक्वेशन पता चल गई। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली का मतलब होता है कि देर आर इनफाइनाइट मेंबर्स, और इनफाइनाइट मेंबर्स का मतलब है कि दे हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो टाइप 1, तो अपन इसमें 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे में घूम रही है। तो टाइप 1 क्या है कि सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो कभी भी ध्यान में रखो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होता है, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होता है, और 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। नेक्स्ट, 2 पॉइंट से स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल जो होगा उस केस में ये डायमीटर होगी। 2 पॉइंट का जो स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल होता है उस केस में ये डायमीटर होती है। नेक्स्ट, तो 2 सर्कल दे रखे हैं S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, और इनके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट में पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हैं।
तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। तो इन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? तो S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? S1 सर्कल का इक्वेशन, S2 सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन प्लस सर्कल का इक्वेशन इज अ सर्कल का इक्वेशन। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो A S1 और S2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। B S1 और S2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका ये मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है passing through A and B passing through A and B। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देयर विल बी अ डिफरेंट सर्कल। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू देयर विल बी अ डिफरेंट सर्कल। लैम्डा की वैल्यू है r माइनस माइनस वन, r माइनस माइनस वन, या फिर ये बोल लो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। लैम्डा माइनस वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 में अगर देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और लीनियर इक्वेशन सर्कल नहीं है तो वो रेडिकल एक्सिस हो गए। तो ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो इसलिए हम लोग लैम्डा इक्वल टू -1 रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप 2 है सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल। तो सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। तो S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। S हो गया अपना सर्कल और L हो गई अपनी लाइन इक्वल टू 0। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ऐसा सर्कल निकालो, स्मॉलेस्ट रेडियस का ऐसा सर्कल निकालो जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो उस समय क्या होगा, लाइन उस सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगी। तो जब स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल बोलेगा तो लाइन उस केस में डायमीटर हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि वो फैमिली ऑफ सर्कल में से एक सर्कल का सेंटर लाइन पे लाया करेगा, एक सर्कल का सेंटर लाइन पे लाया करेगा। क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर। And to find the unique value of lambda, there must be a unique condition or unique condition. So there will be a to find a unique value of lambda, there must be a unique equation. For a unique equation, there must be a unique condition. Type 3 है दो पॉइंट से पास होने वाले। तो इस बार क्या हुआ, सर्कल नहीं दिया, लाइन नहीं दिया, तो ठीक है अपन बना लेते हैं। तो टाइप 3 को टाइप 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं P और Q। तो दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। S हो जाएगा पी क्यू को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्किल। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ये हो गया पी क्यू को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्किल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। तो पी क्यू दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो वो आ जाएगी y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप इंटू x माइनस x1 इक्वल टू 0। x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया टाइप 3। टाइप 4 बहुत अच्छा है, ये स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 3 कहती है सर्कल और लाइन के एक लाइन को पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन, लाइन को पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 और पॉइंट दे रखा है x1 y1। तो अपन क्या करेंगे, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 पर इस बार जो सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल होगा। पॉइंट सर्कल का मतलब होता है जिसकी रेडियस 0 होगी, मतलब x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होता है सर्कल की इक्वेशन। और पॉइंट सर्कल के केस में क्या होगा, रेडियस 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट है तो पॉइंट सर्कल। तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम लाइन यानी Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये टाइप 2 ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंजेंट किसी पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अगर इसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी तुम देखोगे तो वो ये है,
इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है उस पे ये सारे सर्कल के सेंटर्स लाई कर रहे हैं, तो सेंटर्स लाई ऑन दैट लाइन। तो सेंटर सारे इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सर्कल होता है। 3 पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सर्कल होता है। अच्छा, दिया क्या है? लाइन की इक्वेशंस दी है, L1 = 0, L2 = 0, L3 = 0। तो मेथड वन ये कर सकते हो कि लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C आ जाएगा। L2 और L3 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B आ जाएगा। L1 और L3 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A आ जाएगा। नेक्स्ट, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और फिर उसको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन। तो GFC 3 अननोन, 3 इक्वेशन, 3 कंडीशन सॉल्व करेंगे, GFC की वैल्यू आएगी। बाकी ये दूसरा तरीका भी देख लो। तो L1 L2 + लैम्डा टाइम L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 = 0। इसका क्या मतलब है? तो देखो, लाइन और लाइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये डिग्री का सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, और तीनों सेकंड डिग्री को ऐड किया तो वो भी एक सेकंड डिग्री कर्व होगा। लेकिन ये सर्कल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे इससे सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाना है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू, 2 अननोन, 2 इक्वेशन, 2 कंडीशन। तो पहली कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y²। एंड दूसरी कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ xy = 0। तो ये 2 अननोन, 2 इक्वेशन, 2 कंडीशन। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पर सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर्कल हमेशा क्वाड्रिलेटर को सर्कमस्क्राइब करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और ये कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका ये मतलब है ABCD lie on the circle, ABCD lie on the circle। नेक्स्ट, तो मुझे लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, L1 = 0, L2 = 0, L3 = 0 और L4 = 0। तो मेरे पास एक बेसिक अप्रोच क्या है कि लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं और 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। ऐसा भी कर सकते हैं, पर विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? तो L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम L2 L4 = 0। तो ये हो क्या रहा है? ये सेकंड डिग्री कर्व है, ये सेकंड डिग्री कर्व है, और सेकंड डिग्री कर्व प्लस सेकंड डिग्री कर्व इज आल्सो अ सेकंड डिग्री कर्व। तो ये सेकंड डिग्री कर्व है, लेकिन अभी तक सर्कल नहीं बना। तो सर्कल कब बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y² एंड कोफिशिएंट ऑफ xy = 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ xy = 0। अब एक और चीज देखो, कि लैम्डा एक अननोन, तो एक इक्वेशन, एक कंडीशन, पर कंडीशन यहाँ पे 2 आई है। अब ये 2 क्यों आई है? तो इसको समझना। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो लैम्डा एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि पहली इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, अगर वो लैम्डा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब जो मैं मान रहा हूँ वो सही है, और मैं मान रहा था कि कॉन्साइक्लिक है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्साइक्लिक है। तो ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का, कॉन्साइक्लिक।
तो ये भी एक तरीका है कि कोऑर्डिनेटर कॉन्साइक्लिक है, तो ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है कि कोऑर्डिनेटर कॉन्साइक्लिक है। नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चंस देखे मैंने कॉमन टेंजेंट्स में। तो कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, दो सर्कल्स दे रखे हैं। पहली चीज कॉमन टेंजेंट क्या होता है, तो कॉमन टेंजेंट होता है एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही है, एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही है। तो एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही है तो उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। इसमें बच्चों की एक गलती होती है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पकड़ लेते हैं, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होगा ये जरूरी नहीं है, पर हो भी सकता है, हो भी सकता है, पर हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। तो कब हो सकता है कि जब मान लो दो सर्कल टच ईच अदर, तो ये जो आएगी कॉमन टेंजेंट, तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम होगा, तो उस समय क्या होगा, दोनों सर्कल भी आपस में टच कर रहे होंगे। नेक्स्ट, तो ये दो कॉमन टेंजेंट आई है, दो और हैं, दो और है, ये एक और है, और सिमिलरली ऐसे एक और है। ओके, नेक्स्ट सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो सेंटर्स पता है, रेडियस पता है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर पता है, रेडियस पता है। नेक्स्ट कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट में दो हैं, एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आल्सो नोन एज अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाली है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये जो बाहर से जा रही है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, और जो अंदर से जा रही है वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। क्या फर्क है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, सेंटर्स लाई ऑन द अपोजिट साइड, सेंटर्स लाई ऑन द अपोजिट साइड। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाई ऑन द अपोजिट साइड। नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट Q है, और C1P by C2P रेडियस का रेशियो रहता है R1 by R2, और C1Q by C2Q इज आल्सो R1 by R2। तो इससे एक और चीज पता चली, P and Q are harmonic conjugate to each other, P and Q are harmonic conjugate to each other with respect to C1 and C2। तो वो क्यों, क्योंकि P और Q इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, P and Q इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ सर्कल्स, position of circles and number of common tangents, position of circles and number of common tangent। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है, दोनों सर्कल सेपरेटेड है, दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, और फिफ्थ पॉइंट, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। तो देखो, तो सर्कल्स आर सेपरेटेड, तो सर्कल्स आर सेपरेटेड, तो मैथमेटिकल कंडीशन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो 4 कॉमन टेंजेंट आएंगी। फिर सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और कॉमन टेंजेंट आएगी 3, ये मैथमेटिकल कंडीशन और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। फिर सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, पर इतना अंदर नहीं गया कि ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन भूल जाते हैं, तो बच्चे ये वाली कंडीशन भूल जाते हैं, ये वाली बराबर याद रहती है, क्यों, क्योंकि वो सर्कल अंदर गया ना, तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, पर ये वाली कंडीशन भी लगेगी ग्रेटर देन R1 माइनस R2, क्योंकि सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएगा इसमें 2। फिर सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2,
तो देखो ना इक्वालिटी पे क्या कर रहा है वो, अंदर ही चला गया, तो इसमें कॉमन टेंजेंट आएगी 1 कॉमन टेंजेंट। फिर 1 सर्कल कंटेन इन अनदर, तो C1 C2 इज लेस देन mod of R1 minus R2 एंड 0 कॉमन टेंजेंट्स। इस केस में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के केस में निकालना है। तो ये है सर्कल, ये एक और सर्कल, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखते हैं। तो ये रही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कैसे निकालेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन पता है तो C1 पता है, सर्कल का इक्वेशन पता है तो C2 पता है। तो सर्कल का इक्वेशन पता है तो C1 पता है, सर्कल का इक्वेशन पता है तो C2 पता है। नेक्स्ट सर्कल का इक्वेशन पता है तो रेडियस R1 पता है, रेडियस R2 पता है, और C1 C2 के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे, d डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो इसमें तरीका क्या है, इसको पैरेलली मूव करेंगे, तो इसको पैरेलली मूव करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसको पैरेलली मूव करा दिया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें ये लेंथ होगी R1 माइनस R2 और ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये D है, ये R1 माइनस R2 है और ये लेंथ है। तो पाइथागोरस थ्योरम, सो लेंथ इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए भी, तो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है। सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है। फिर इसको पैरेलली बाहर की तरफ मूव कराया, तो बाहर की तरफ मूव कराया तो इस बार क्या होगा, ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो इस बार लेंथ हो जाएगी R1 प्लस R2 और ये इसके परपेंडिकुलर है और मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो d डिस्टेंस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये d डिस्टेंस है, ये L है, ये R1 प्लस R2 है, ये C1 C2 परपेंडिकुलर। तो लेंथ आ जाएगी रूट ओवर d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। नेक्स्ट है रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस, एक मिनट ना, मैं पानी पी लेता। सो रेडिकल एक्सेस, रेडिकल एक्सेस की डेफिनेशन होती है पावर ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स। पावर ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स। तो क्या होगा, एक पॉइंट का लोकस निकालना है h, k, जिसका पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है। अब पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है तो यानी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स भी इक्वल है, एक तरह से ऐसा बोल सकता है। तो ये आता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो इसका जो लोकस आया वो लोकस एक लाइन आई, वो लोकस एक लाइन आई, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अच्छा, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तभी ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के कोफिशिएंट अगर सेम नहीं हुए तो डिग्री 2 के टर्म रह जाएंगे, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लीनियर नहीं आएगी, और जबकि रेडिकल एक्सिस एक लाइन है। तो मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं, तो वो रिमार्क्स देखते हैं। पहला, तो अगर सर्कल सेपरेटेड है तो रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। पर कई बार बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है
कि ये इसको बाइसेक्ट करेगी, पर ऐसा नहीं है। ये इसको बाइसेक्ट करेगी ऐसा नहीं है। तो अपन सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस का स्लोप और C1 C2 का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। नेक्स्ट है सर्कल्स टच ईच अदर। तो उस केस में कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस होगी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि तुम निकालने जा रहे थे रेडिकल एक्सिस और निकल गई कॉमन टेंजेंट। फिर सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होती है। कॉमन कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड जो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होगी। सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो भी रेडिकल एक्सिस कौन होगी? कॉमन टेंजेंट। तो अब उल्टा देखो, कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस है, तो एक्सटर्नली टच ईच अदर तब भी कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस है। इंटरनली टच ईच अदर तो भी रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट है। पर रेडिकल एक्सिस ये नहीं बता पाती कि सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सर्कल्स अगर इंटरनली और एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडिकल एक्सिस आएगी कॉमन टेंजेंट, बट रेडिकल एक्सिस आ गई तो वो ये नहीं बता पाएगा कि इंटरनली टच कर रहे कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। नेक्स्ट, वन सर्कल इन अनदर सर्कल, तो भी रेडिकल एक्सिस आएगी। तो किस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं आएगी? जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर इज सेम। तो जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा तो रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, एक और रिमार्क है, रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है। रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। कैसे? क्योंकि देखो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और रेडिकल एक्सिस की खास बात है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, पावर पॉइंट आर इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो वो दोनों बराबर आएंगी, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो PM इज इक्वल टू MQ। तो तुम ये ध्यान में रखो, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो इसका क्या मतलब है? कभी भी क्या होता है, लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन कर्व के बीच में कैसे निकालेंगे? तो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल कर्व्स के बीच का एंगल होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल कर्व के बीच का एंगल होता है। अब आते हैं सर्कल पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल एंगल बिटवीन सर्कल्स होगा। अब ये मिसकंसेप्शन है कि टेंजेंट सर्कल के सेंटर से पास होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये C1 है, ये C2 है, तो सेंटर से पास होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये C2 है, ये C1 है, ये तो ठीक है। ओके, ये C2 है, ये C1 है, और ये बीच का एंगल निकालना है। और C1 C2 अपना आ जाएगा क्योंकि C1 सेंटर पता है, C2 पता है। तो ये क्या होगा ना, अब सेंटर से अगर टेंजेंट पे देखें तो ये परपेंडिकुलर आएगी इसके। सेम ऐसे ही ये C2 से भी अगर देखेंगे तो वो दूसरी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर आएगी। तो ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर ये देखें तो ये टेंजेंट्स हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, है ना। तो अब ये जो लाइन है ये सर्कल 1 की टेंजेंट है और ये उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये मैंने पूरा एंगल थीटा माना है। अरे यार क्या करें, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। दो मिनट का ब्रेक। ओके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, तो ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, तो इनके बीच में टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही सर्कल के बीच का एंगल होगा। तो ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये सेंटर C2 हो गया, ये सेंटर C1 हो गया। नेक्स्ट ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और हमें एंगल निकालना है ये वाला थीटा। तो C1 C2 ये d डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि सेंटर पता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पता हो जाएगी। फिर ये रेडियस यानी R1, ये R2 हो गई, ये R1 हो गया, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा, और ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा। तो पूरा एंगल आएगा π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, कोसाइन लॉ लगाएंगे। अगर तीनों साइड्स पता है तो ट्रायंगल के एंगल्स कोसाइन लॉ निकाल के देता है, तो तीनों साइड्स पता है। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स।
नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है कि सर्कल्स कट एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब है वो दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पे कट करेगी। तो अगर 90 डिग्री पे कट करेगी तो इसका मतलब R1 R2 और D, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और D का मतलब है दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस, और R1 स्क्वायर हो गया G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और R2 स्क्वायर हो गया G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। नेक्स्ट, तो इसको रखेंगे तो ये आता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। सर्कल्स इफ दे आर ऑर्थोगोनल या फिर उनके टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक ही बात है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, और जब चेक करो तो पता चलता है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। तो स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर सर्कल जब कट ही नहीं कर रहा तो ऑर्थोगोनल कैसे हो गया। तो एक्चुअली उस समय क्वेश्चन ये बोलना चाहता है यू कैन यूज दिस कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो वो ये बोलना चाहता है कि यू कैन यूज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बोलता है कि सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, और सर्कल जबकि कट ही नहीं कर रहे हैं, तब भी यू कैन यूज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है इफ द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, देन यू कैन यूज दैट कंडीशन। नेक्स्ट है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या होता है? तीन सर्कल्स हैं। अब तीन सर्कल्स हैं, सर्कल्स है मतलब यू नो द इक्वेशन S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस आएगी, S2 और S3 की रेडिकल एक्सिस, और S1 और S3 की रेडिकल एक्सिस। तो S1 इज इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0। तो तीनों सर्कल की तीन रेडिकल एक्सिस आएगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रेडिकल एक्सिस आएगी, अब तीन लाइंस कॉन्करेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर दे आर कॉन्करेंट and there is a special point, and this special point is known as the radical center. This special point is known as the radical center. तो actually radical center कौन है? तीन सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि थ्री रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज अ रेडिकल सेंटर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये एक ऐसा रेडिकल सेंटर है जिसका तीनों सर्कल के टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है। ये एक ऐसा रेडिकल सेंटर है, ये एक ऐसा रेडिकल सेंटर है जिसका तीनों सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। तो ये एक ऐसा रेडिकल सेंटर है जिसका तीनों सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। तीनों सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज, रेडिकल सेंटर को सेंटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के, रेडिकल सेंटर को सेंटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के अगर सर्कल ड्रॉ करें, वो सर्कल ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। वो सर्कल तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू द थ्री सर्कल्स। तो कैसे निकालेंगे? रेडिकल सेंटर सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और वो सेंटर से किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी रूट S1, तो वो उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट, ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है कि ये सर्कल गिवन थ्री सर्कल्स के सेंटर से पास होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, या ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगी,
और ये कौन साइक्लिक होगा? हाँ, वो पास करेगा, तीनों सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये डायग्राम में नहीं दिख रहा, पर तीनों सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो एक ऐसा सर्कल जो तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो वो तीनों सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। होगा क्या? होगा कि नहीं होगा यार? कंफ्यूज हो गए यार, ये तो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? सर्कल के सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा? डाउट आ रहा है यार, ये तो होना तो नहीं चाहिए। आवाज आ रही है ना? यस नो? बताओ, ये वाला जो सर्कल है, जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, वो सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा? अरे यार, ये क्या लफड़ा हो गया? ये तो सोचना पड़ेगा ना, सर्कल के सेंटर से पास करेगा कि नहीं करेगा। रुको, मैं सोचता। ये पॉइंट आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई, तो उसके परपेंडिकुलर जो होगी वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। अच्छा, वो लाइन इसको टेंजेंट होगी, ये जरूरी नहीं है। तो अगर इसको ऑर्थोगोनली कट कर रही है, तो इसको फिर कॉन्साइक्लिक भी होना पड़ेगा, पर वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर ये वो सेंटर से पास नहीं करेगा। या करेगा? नहीं करेगा या करेगा यार, क्या है ये? तो टेंशन में डाल दिया भाई। सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, देखो, सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। वो सर्कल के सेंटर से क्यों नहीं पास होगा? वो देखो, ये जो है रेडिकल सेंटर है, ये टेंजेंट है, और सर्कल्स ऑर्थोगोनली है, तो इसके परपेंडिकुलर जो टेंजेंट होगी वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। सर्कल के सेंटर से पास होगी। और ये जो दूसरी वाली है, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो सर्कल के सेंटर से पास होगी, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। हाँ, तो जो सर्कल तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना, वो तीनों सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। क्लियर? तो वो तीनों सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स को डायमीटर मान के अगर सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, अगर ट्रायंगल में साइड्स को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं,
तो रेडिकल सेंटर क्या होगा? तो रेडिकल सेंटर क्या होगा? तो देखो, अगर ये तीनों सर्कल को, ये साइड्स को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर्स जो होंगे वो मिड पॉइंट ऑफ साइड्स होंगे, C1 C2 और C3। तो जो सर्कल के सेंटर्स होंगे वो साइड्स के मिड पॉइंट होंगे, C1 C2 और C3। अब नेक्स्ट, तो S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 की जो रेडिकल एक्सिस होगी, S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो C1 C2 के परपेंडिकुलर होगी। तो यानी रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू C1 C2 और C1 and C2 are midpoints. C1 and C2 are midpoints of the sides of the triangle. फिर midpoint theorem, तो C1 C2 is parallel to BC, is parallel to BC। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू BC। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब है रेडिकल एक्सिस सेंटर ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड है। तो रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका मतलब रेडिकल सेंटर क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो रेडिकल एक्सिस ऑल्टीट्यूड है, तो रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो रेडिकल सेंटर इज ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। वो है नहीं सिलेबस में, पर फिर भी हम लोग पढ़ा देते हैं। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, तो कोएक्सियल, को मतलब सेम, एक्सियल या एक्सियल का मतलब है रेडिकल एक्सिस। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, तो बस करना क्या है, वो फैमिली जिसकी रेडिकल एक्सिस सेम रहे। तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली। दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली की रेडिकल एक्सिस सेम आए, कि रेडिकल एक्सिस सेम आए। तो उसका तरीका क्या होता है? S प्लस लैम्डा टाइम रेडिकल एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सर्कल और ये हो जाएगी रेडिकल एक्सिस। तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। तो ये वही है जो अपन ने पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स किया था, बस वो टॉपिक एक अलग बोल दिया, पर बाकी सब सेम ही चल रहा है। तो टाइप 1 क्या है? सर्कल, दो सर्कल के सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। टाइप 2 में क्या होगा? दो सर्कल्स दे रखे हैं, S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम रेडिकल एक्सिस, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया सर्कल और ये हो गया रेडिकल एक्सिस। तुम अगर नोटिस करो तो ये अपन फैमिली ऑफ सर्कल का ही टाइप 2 है, सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली, सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली। नेक्स्ट है लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट्स नाम में काफी कुछ छुपा हुआ है। रेडियस इज 0, तो बस करना क्या है, तो रेडियस अगर 0 होगी तो पॉइंट सर्कल होगा, तो वो पॉइंट सर्कल का सेंटर और पॉइंट वही सेम ही लिमिटिंग पॉइंट्स होगा। तो वो पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को लिमिटिंग पॉइंट्स बोलेंगे। तो ऐसे ये दो पॉइंट्स आएंगे, तो ये कोई फैमिली ऑफ सर्कल्स होगी। तो ऐसे कोई दो पॉइंट्स निकलेंगे जिनका रेडियस 0 आ जाएगा, तो उनको लिमिटिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो कैसे करना है? फैमिली लिखेंगे S1 प्लस लैम्डा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। फिर इसका रेडियस निकाल के रेडियस इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उससे लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो इसके सेंटर्स होंगे वही लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे, वही लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है पोल एंड पोलर। तो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो देखो, पोल एंड पोलर, तो इसमें क्या होता है, एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। उस पॉइंट से जब भी एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, एक पॉइंट दे रखा है x1, y1। तो इस पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ होती है, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ होती है। तो सर्कल को जहां कट करेगी
उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, सर्कल के उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, तो इसका जो लोकस होगा वो पोलर कहलाएगा। तो इसका लोकस कैसे निकालेंगे? तो देखो ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्यू विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो इसका मतलब टी इक्वल टू 0। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी ऑलवेज पास थ्रू पी x1 कॉमा y1, तो इंटरेस्टिंग चीज है वो भी टी इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इसका जो लोकस आएगा वो पोलर कहलाएगा, और वो एक लाइन है टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो लाइन को बोलते हैं पोलर और पॉइंट को बोलते हैं पोल। लाइन को बोलते हैं पोलर और पॉइंट को बोलते हैं पोलर पोल। लाइन को बोलते हैं पोलर और पॉइंट को बोलते हैं पोल। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस। तो क्या होता है, एक सर्कल है, तो ये पोल है x1 y1, तो इस पॉइंट की पोलर किसी दूसरे पोल से पास कर रही है, तो दूसरे पोलर की पोल की पोलर p से पास करेगी। तो p पॉइंट की पोलर q से पास कर रही है, तो q पॉइंट की पोलर p से पास करेगी। p पॉइंट की पोलर q से पास कर रही है, q पॉइंट की पोलर p से पास कर रही है। तो these points are known as the conjugate points and the lines are known as the conjugate lines. The points are known as the conjugate points and the lines are known as the conjugate lines, and chapter is complete. Next chapter है parabola. करो स्टार्ट। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर पैराबोला करेंगे स्टार्ट।
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है पैराबोला। पर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये कभी कभी कोनिक सेक्शन में पढ़े जाते हैं। तो मेंस और एडवांस में अगर देखा जाए ना तो ये कोनिक सेक्शन ही है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों से एक एक क्वेश्चन आए। ये कभी कभी 2 का 1 कर देते हैं, तीनों को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो कोई 2 चैप्टर एक साथ ले लिए तो ऐसा पॉसिबल है, और 1 चैप्टर का क्वेश्चन है वो भी पॉसिबल है। पर क्या होता है ना, इन तीनों की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सेम पैरेलल है। तो इन तीनों की थ्योरी जो है ना वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब तीनों की थ्योरी पहले डेफिनेशन है, फिर उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन, लाइन एंड अ कर्व, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, डायमीटर, फिर हाइलाइट्स, ऐसे करके। और वो हाइलाइट्स को ज्यादा यूज करते जाओ, बहुत पावरफुल है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उनको यूज करते जाओ, है ना, तो दिमाग दौड़ेगा फिर। ओके, तो इनको क्या करते हैं ना, कोनिक सेक्शन में ही पढ़ते हैं। तो पैराबोला स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन का क्या मतलब है ना, कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अगर कट करते हैं तो वी विल गेट अ कोनिक सेक्शन। तो ठीक है, उतना जरूरत नहीं अपने को अभी। तो कोनिक की एक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। कोनिक्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द पॉइंट P is varying in such a way that the ratio of the distance from the fixed point to the fixed line is constant. The ratio of the distance from the two fixed points, the ratio of the distance from the fixed point to the fixed line, the ratio of the distance from a fixed point to the fixed line is constant. Next, ये E जो है वो इसेंट्रिसिटी है। ये E नेपियर्स एनालॉजी नहीं है, नेपियर्स कांस्टेंट नहीं है। क्या कर रहा हूँ, PS upon PM equal to E जो है वो इसेंट्रिसिटी है, दिस इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। ये E नेपियर्स कांस्टेंट नहीं है, ये E वो 2.718 वाला नहीं है, ये E का डिफरेंट वैल्यू, तो डिफरेंट कोनिक सेक्शन होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है PS upon PM is equal to E. For different value of E, it is a different conic section. Next, the fixed point is known as a focus, and the fixed line is known as a directrix. The fixed point is known as a focus, and the fixed line is known as a directrix. तो मान लो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन Lx plus My plus n equal to 0, फोकस की इक्वेशन है अल्फा, फोकस है अल्फा कॉमा बीटा, तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू, और PM स्क्वायर है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो Lx प्लस My प्लस n अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हुआ कि इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, एक्स होगा, वाई होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सेकेंड डिग्री कर्व है। तो यहाँ पर पंगा क्या हुआ, जब अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो वो भी सेकेंड डिग्री निकली, जब अपन ने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा तो वो भी सेकेंड डिग्री निकला, और जब अपन ने कोनिक सेक्शन पढ़ा तो वो भी सेकेंड डिग्री निकला। तो फिर क्वेश्चन आया
कि ये सब सेकेंड डिग्री है, पर सेकेंड डिग्री कब ये होगा, तो सेकेंड डिग्री कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब, तो सेकेंड डिग्री कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब सर्कल होगा और कब कोनिक्स होगा। और कोनिक्स में भी वो तीन है कि कब पैराबोला होगा और कब एलिप्स होगा और कब हाइपरबोला होगा। तो हुआ क्या, इन पांचों की इक्वेशन सेकेंड डिग्री आई, पर सेकेंड डिग्री कब किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन रेज हुआ। नेक्स्ट, तो वो आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान देना इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स। तो इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, दो मेथड क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बार इंफॉर्मेशन दे रखी होगी सेकेंड डिग्री कर्व, और एक बार इंफॉर्मेशन दे रखी होगी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस पे डिपेंड करता है। तो मैं करता हूँ एक एक करके। तो मान लो पहले सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है, सेकेंड डिग्री कर्व मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर उसका डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो कोनिक्स। अच्छा, डेल्टा क्या है, डेल्टा है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर भी तीन केसेस हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी। कोनिक्स में चार केसेस हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर सर्कल कोनिक सेक्शन में, तो फिर हम कोनिक्स में क्यों नहीं पढ़ते, तो वो भी देख लेंगे। तो देखो सेकेंड डिग्री कर्व दे रखी है, डेल्टा है, डेल्टा 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कोनिक्स। तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ab रियल एंड डिस्टिंक्ट, h स्क्वायर इक्वल टू ab कोइंसिडेंट, h स्क्वायर लेस देन ab इमेजिनरी, h is equal to 0, a equal to b, and g square plus f square minus ac is greater than equal to 0 circle, h square is equal to ab parabola, h square is less than ab ellipse, h square is greater than ab hyperbola। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कि h स्क्वायर लेस देन ab और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab। तो उसका एक इजी तरीका है, हाइपरबोला में ab नेगेटिव होता है, और h स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव। तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हाइपरबोला, और उसका उल्टा एलिप्स h स्क्वायर लेस देन ab। नेक्स्ट, सेकंड इंफॉर्मेशन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस lie on डायरेक्ट्रिक्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोकस lie on डायरेक्ट्रिक्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोकस doesn't lie on डायरेक्ट्रिक्स, फोकस doesn't lie on डायरेक्ट्रिक्स कोनिक सेक्शन। एसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 कोइंसिडेंट, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 imaginary, eccentricity equal to 0 circle, eccentricity equal to 1 parabola, eccentricity less than 1 greater than 0 ellipse, eccentricity greater than 1 hyperbola। तो ये दो अलग इंफॉर्मेशन के लिए दो अलग मेथड है टू आइडेंटिफाई द कोनिक सेक्शन। अब आता है कि सर्कल कोनिक सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो सर्कल में एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 है, तो PS PM इक्वल टू 0। तो इसके दो मतलब है, या तो PS 0 है या फिर PM इंफिनिटी है। तो अगर PS 0 हो गया, तो फिर वेरिएबल पॉइंट हमेशा पॉइंट ही हो जाएगा, तो वो हमेशा एक पॉइंट सर्किल ही दिखेगा। तो नॉन जीरो रेडियस का सर्किल ही नहीं बनेगा, तो PM शुड बी इंफिनिटी, पर इंफिनिटी कभी मिलता नहीं है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स कभी मिलेगी नहीं, तो ऐसा, तो इसको नहीं पढ़ते अपन। तो जबकि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स डिफाइंड रहती है, डिफाइंड मतलब यू कैन फाइंड द इक्वेशन। नेक्स्ट है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए थोड़ा और समझाता, PS अपॉन PM इक्वल टू ई। तो ये वो डायरेक्ट्रिक्स है,
और फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट, तो वेरिएबल पॉइंट का लोकस सच दैट कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। तो अगर मैं ये थीटा मान लूं तो PS अपॉन PM कॉसेक थीटा हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो E इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो अगर E 1 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा 1 से बड़ा होता है, और E अगर 1 हो गया तो थीटा उस केस में 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में यही लाइन आएगी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो इसलिए उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। और ये अगर लेस देन 1 होगा तो यानी कॉसेक थीटा लेस देन 1, तो पर कॉसेक 1 से छोटा होता नहीं है, तो इमेजिनरी लाइंस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला कंटिन्यू करेंगे, है ना? चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला कंटिन्यू करते हैं। मैं ये एक शेयर कर देता, कहाँ गया? सार्थक सर वो रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग? लास्ट वाली कर दी मैंने अपलोड, लास्ट सैटरडे तक की सारी अपलोड कर दी। अभी आज वाली जो होगी वो कल सुबह अपलोड करूंगा। तो कल वाली भी अपलोड कर दी ना, कल वाली भी अपलोड कर दी है, चेक करो एक बार, और ग्रुप पे डाला मैंने। ठीक है फिर, चलेगा, तो कल मैं कंटिन्यू करता हूँ, पैराबोला रहेगा कल, है ना? चलेगा, सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।